हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 6 पॉइंट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब 7th पॉइंट पर आते हैं। 7th पॉइंट है एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम p इन फैक्टोरियल n इज गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p स्क्वायर plus greatest integer of n by p cube up to greatest integer of n by p to the power k, where p to the power k plus 1 is greater than n। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि what is greatest integer function। अब greatest integer function box x is basically equal to greatest integer लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि अगर x खुद इंटीजर है तो ये उसी इंटीजर के बराबर होगा, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो ये उस x से छोटे सबसे बड़े इंटीजर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, अगर x 2.3 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, अगर x 2.9 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, अगर x -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, अगर x -1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, अगर x -1.9 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। तो वापस हमारे 7th पॉइंट पर आ जाते हैं। 7th पॉइंट क्या था? What is exponent of any prime p in factorial n। अब सवाल उठता है आखिर ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि what is exponent of 3 in 68040, इट मीन्स वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं 68040 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने 3 मिलेंगे, या उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का पावर कितना होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 68040? दैट इज 5। अब मान लेते हैं कल को कोई मुझसे ये पूछ ले व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50। मतलब मुझे ये पता करना है कि अगर मैं 50 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो मुझे उसमें टोटल कितने 3 मिलेंगे, या फिर उसमें 3 का पावर कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 50 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन अप टू 50। अब सवाल ये उठता है कि 1 से 50 में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि हर वो नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो एक 3 कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर मुझे ये पता करना है कि 1 से 50 में ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 के मल्टीपल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरी थर्ड नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मुझे क्या करना चाहिए, 50 को 3 से डिवाइड कर दो। अब उससे कितना आ रहा है, 16 पॉइंट समथिंग। 16 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 50 के बीच में 16 ऐसे नंबर है जो कि 3 के मल्टीपल है, और जो 17th नंबर है वो 50 से बड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 50/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना चाहिए। तो 50/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 16। यानी कि 1 से 50 में 16 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स है, तो वो सभी एक 3 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे पास अभी तक कितने 3 हो गए, 16 3 हो गए। लेकिन 1 से 50 के बीच में कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जो कि 9 के मल्टीपल्स होंगे, और वो नंबर जो कि 9 के मल्टीपल्स है वो 2 3 कंट्रीब्यूट करेंगे। अब सवाल उठता है ऐसे कितने नंबर्स है जो 9 के मल्टीपल है। तो अगेन ऑब्वियस सी बात है एवरी 9th नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। तो हम क्या करते, 50 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। कितना मिल रहा है, 5 पॉइंट समथिंग।
यानी कि 5 ऐसे नंबर है जो कि 9 के मल्टीपल है और छठा नंबर 50 से बड़ा है। तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए जो 9 के मल्टीपल है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/9 विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 2-2-3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये पांचों नंबर 3 के भी मल्टीपल्स थे। तो इनका एक एक 3 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। किस में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/3 में। जो एक बच गया था वो इसमें काउंट हो जाएगा। किस में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/9 में। तो अब हमारे पास टोटल कितने 3 हो गए? 16 + 5 यानी कि 21। लेकिन 1 to 50 में कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो 27 के मल्टीपल हो, और वो नंबर्स जो 27 के मल्टीपल्स है वो सब 3 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 to 50 में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 27 के मल्टीपल्स होंगे। अगेन ऑब्वियस सी बात है, एवरी 27th नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। तो हमें क्या करना चाहिए? 50 को 27 से डिवाइड कर देना चाहिए। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स 1 से 50 में एक ही नंबर ऐसा है जो कि 27 का मल्टीपल है। तो वो कितना हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/27। अब ये जो एक नंबर है ये कितने 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3। लेकिन ये नंबर 3 का भी मल्टीपल था और 9 का भी मल्टीपल था। मतलब इसका एक 3 50/3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर में और एक 3 50/9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऑलरेडी काउंट हो चुका है। केवल एक 3 काउंट होना बच गया था। तो वो किस में काउंट हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/27 में। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 कितने हो गए? 16 + 5 + 1, यानी कि हमारे पास टोटल 3 कितने हो गए? 22। So what is exponent of 3 in factorial 50? It is equal to 22. तो सिमिलरली कल को अगर कोई हमसे ये पूछ ले what is exponent of any prime p in factorial n, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये पता करना है कि 1 to n में आखिर ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल्स ऑफ p। तो वो कितने हो जाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p। फिर हमें ये पता करना है कि 1 to n में आखिर ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल ऑफ p²। तो वो कितने हो जाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p²। अब जितने भी नंबर्स p² के मल्टीपल है ये सब 2 p कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इनका एक एक p तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p में ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो जो एक बच गया वो किस में काउंट हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p² में। अब हम ये पता करेंगे कि 1 to n में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल ऑफ p³। वो कितने हो जाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p³। अब ये जितने भी नंबर्स है ये सब 3 p कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इनका एक एक p काउंट हो चुका है किसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p में। एक एक p काउंट हो चुका है किसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p² में। जो एक बच गया वो किस में काउंट हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p³ में। एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p⁴ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p⁵। कब तक? जब तक कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो फाइनली हमारा 7th पॉइंट डिराइव हो गया कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम p इन फैक्टोरियल n इज गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p² एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p⁴k, जब तक कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 ना हो जाए। बट ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये किसके लिए डिराइव किया है? किसी प्राइम नंबर p के लिए। तो सवाल उठता है क्या यही फॉर्मूला हम तब भी लगा सकते हैं जब हमारा p प्राइम ना हो? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 50? तो हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं
कि 1 to 50 में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल ऑफ 6, तो वो कितने हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/6। देन हम ये पता कर लेते हैं 1 to 50 में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल ऑफ 36, तो वो कितने हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/36। एंड 1 to 50 में 216 या 216 का तो कोई मल्टीपल होगा ही नहीं, यानी कि फैक्टोरियल 50 में 6 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 8 + 1 = 9, विच इज़ रॉन्ग। ये आंसर गलत है क्योंकि 6 का एक्सपोनेंट फैक्टोरियल 50 में 9 से ज़्यादा होगा। तो गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि जब हमने ये काउंट किया कि 1 to 50 में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6, तो हमने मान लिया कि एवरी 6th नंबर गिव्स अस अ 6, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/6। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में हमको 6 का पहला मल्टीपल कौन मिला, 6, दूसरा कौन मिला, 12, तीसरा कौन मिला, 18, लेकिन 1 और 6 के बीच में दो नंबर्स आते हैं 2 और 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी एक 6 बना देंगे। 6 और 12 के बीच में दो नंबर्स आते हैं 8 और 9, ये दोनों मिलकर भी 2 6 और दे देंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो नंबर्स जो 6 के मल्टीपल्स नहीं हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ये केवल किन के लिए वैलिड है, प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है, क्योंकि कोई भी दो दूसरे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर प्राइम नंबर कभी नहीं बना सकते हैं। तो अब हम हमारे अगले पॉइंट यानी कि 8th पॉइंट पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ P ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड, Q ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड एंड R डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि मेरे पास P ऑब्जेक्ट्स है जो कि आइडेंटिकल है, Q और ऑब्जेक्ट्स है वो भी आइडेंटिकल है, और R डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि वो जो R ऑब्जेक्ट्स है उसमें हर एक ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। इन P + Q + R ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, इट मीन्स 1 2 3 4 या सारे, तो टोटल तरीके कितने होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, NC1। किन्हीं भी दो को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, NC2। किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, NC3 एंड सो ऑन। n में से सारे के सारे सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, NCN। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, NC1 + NC2 + NC3 एंड सो ऑन अप टू NCN। अब सवाल उठता है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, एक। सब आइडेंटिकल है, किसी भी एक को ले लो। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, वो भी एक, कोई भी दो ले लो। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, वो भी एक होंगे, सब आइडेंटिकल है, कोई भी 3 ले लो एंड सो ऑन। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सारे के सारे सिलेक्ट करने के तरीके भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, विच इज़ इक्वल टू n। यानी कि P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक या एक से ज़्यादा सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, P। Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक या एक से ज़्यादा सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, Q। अब मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है,
एक ऑब्जेक्ट p टाइम्स अवेलेबल है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट q टाइम्स अवेलेबल है, और मुझे इस बॉक्स में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके टोटल तरीके कितने होंगे? तो फर्स्ट टाइप के एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं? p। सेकंड टाइप के एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं? q। तो इस पूरे बॉक्स में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? p इंटू क्यू। इंटू क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों की डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मतलब यहाँ पर रिपीटेटिव एडिशंस हो रहे होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, सेकंड टाइप का भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, देन फर्स्ट टाइप का तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, सेकंड टाइप के दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, देन फर्स्ट टाइप का तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, सेकंड टाइप के तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, एंड सो ऑन। फर्स्ट टाइप का तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा बट सेकंड टाइप के क्यू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, तो अभी तक टोटल कितने केस हो गए? क्यू केस हो गए। अब मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे बट सेकंड टाइप का एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, देन फर्स्ट टाइप के दो ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे लेकिन सेकंड टाइप के दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, फिर फर्स्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, सेकंड टाइप के तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, फिर फर्स्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, एंड सो ऑन सेकंड टाइप के क्यू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, तो ये वापस कितने केस हो गए? क्यू केसेस हो गए। तो फर्स्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे, उसके क्यू केसेस, फर्स्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे, उसके क्यू केसेस। तो सिमिलरली जब फर्स्ट टाइप के तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके क्यू केसेस, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हाउ मेनी टाइम्स? p टाइम्स। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? p इंटू क्यू। लेकिन ये आंसर गलत है। अब इसमें गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि हमने पहले टाइप का कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और दूसरे टाइप का भी कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, यानी कि हमने मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं? दो, एक पहले टाइप का और एक दूसरे टाइप का। जबकि पूरे बॉक्स में से हम मिनिमम कितने सिलेक्ट कर सकते थे? एक सिलेक्ट कर सकते थे, यानी कि वो केसेस रह गए जिसमें हमने केवल एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो, या तो फर्स्ट टाइप का या सेकंड टाइप का। तो आंसर सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें p क्रॉस q में वो केसेस ऐड करने पड़ेंगे जिसमें एग्जैक्टली कोई एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया हो। अब मान लेते हैं हमारे बॉक्स में तीन अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एक p टाइम्स अवेलेबल है, एक q टाइम्स अवेलेबल है और एक r टाइम्स अवेलेबल है, और हमें ये पता करना है कि इस बॉक्स में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे? p। सेकंड टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? q। थर्ड टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? r। तो पूरे बॉक्स में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? p इंटू क्यू इंटू r। लेकिन ये आंसर भी गलत है। यहाँ पर भी वही गलती हो गई। क्या गलती हो गई? हमने फर्स्ट टाइप का कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, हमने सेकंड टाइप का भी कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, और हमने थर्ड टाइप का भी कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि इस पूरे बॉक्स में से हमने मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए? तीन। यानी कि यहाँ पर वो केसेस रह ही गए जिसमें आपने पूरे बॉक्स में से केवल दो ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हो, या फिर पूरे बॉक्स में से केवल एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो। तो अब हमें इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें p इंटू क्यू इंटू आर में वो केसेस ऐड करने पड़ेंगे जिसमें पूरे बॉक्स में से या तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है या फिर केवल दो ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं। अब ठीक है, उन केसेस को ऐड करके हम अपना आंसर तो सुधार लेंगे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब बॉक्स में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स थे तो हमें एक केस एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। जब बॉक्स में तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हुए तो हमें दो केसेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ रहे, यानी कि कल को बॉक्स में चार टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमें तीन केसेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। इट मीन्स जैसे जैसे वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ता जाएगा हमारे जो एडजस्टमेंट्स है केसेस के वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने एक दूसरा तरीका निकाला। अब वो दूसरा तरीका क्या था?
P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके हमने P की बजाय कितने ले लिए, P+1। हमने इसमें एक केस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कौन सा वाला, कि हो सकता है कि उस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। सिमिलरली Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से भी कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके हमने Q की बजाय कितने कर दिए, Q+1। उसमें भी एक केस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि हो सकता है कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो एक बार वापस मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एक ऑब्जेक्ट P टाइम्स अवेलेबल है और एक ऑब्जेक्ट Q टाइम्स अवेलेबल है, और हमें ये पता करना है कि पूरे बॉक्स में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, P+1। सेकंड टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, Q+1। तो पूरे बॉक्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, P+1 इंटू Q+1। बट अगेन इट इज़ रॉन्ग। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि ना तो पहले टाइप का कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ हो, ना ही दूसरे टाइप का कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ हो। यानी कि इसमें एक केस जो एक्स्ट्रा आ गया है वो ये कि हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही ना हुआ हो, जबकि हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना ही था। यानी कि इन टोटल केसेस में से उस एक केस को, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं हुआ, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P+1 इंटू Q+1 -1। सिमिलरली अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें तीन टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स है। वन इज़ P टाइम्स अवेलेबल, सेकंड इज़ Q टाइम्स अवेलेबल एंड थर्ड इज़ R टाइम्स अवेलेबल। और हमें ये पता करना है कि इस पूरे बॉक्स में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, P+1। सेकंड टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, Q+1। थर्ड टाइप के कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, R+1। यानी कि पूरे बॉक्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। बट अगेन ये आंसर गलत है। गलती क्या है, वापस से वही कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही ना हुआ हो, सेकंड टाइप का भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही ना हुआ हो, इवन थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट ही ना ही हुआ हो। यानी कि हो सकता है कि तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, जबकि हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना ही था। यानी कि वो केस जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, ये एक केस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस एक केस को टोटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर मेरा आंसर कितना हो गया, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 -1। अब पिछले तरीके में और इस तरीके में फ़र्क क्या पड़ रहा है। पिछले तरीके में क्या हो रहा था कि जब हमारे पास दो वेराइटी थी तो एक एडजस्टमेंट हो रहा था, जब तीन वेराइटीज़ थी तो दो एडजस्टमेंट्स हो रहे थे, जब चार वेराइटीज़ थी तो तीन एडजस्टमेंट्स हो रहे थे। यानी कि वेराइटीज़ बढ़ने के साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी बढ़ते जा रहे थे। बट इस वाले तरीके में फ़ायदा क्या है, इस वाले तरीके में फ़ायदा ये हो गया कि अब नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ कितनी भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो या कितनी भी हो, हमको एडजस्ट हर बार एक ही चीज़ करनी पड़ रही है, क्या, -1। और वो -1 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक केस है जो हर बार एक्स्ट्रा बन रहा है कि हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही ना हुआ हो। तो बस ये एक केस है जो हमको हर बार क्या करना पड़ रहा है, माइनस। तो अब ये जो हमारा तरीका है, इसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपके पास वेराइटीज़ कितनी है। तो अब हम वापस अपने 8th पॉइंट पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ वेज for selection of any number of objects out of P objects of first kind, Q objects of second kind and R distinct kind of objects। अब P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, P+1।
क्यू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, क्यू प्लस वन। जो आर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनमें से पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, वन प्लस वन। या तो उस ऑब्जेक्ट को लिया या उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिया। सिमिलरली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके भी कितने हो गए, वन प्लस वन, क्योंकि अगेन या तो उसको सिलेक्ट किया या उसको सिलेक्ट नहीं किया। एंड सो ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आरएफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके भी कितने हो गए, वन प्लस वन। सो वन प्लस वन एंड सो ऑन वन प्लस वन। हाउ मेनी टाइम्स, आर टाइम्स। लेकिन इसमें एक केस एक्स्ट्रा बन गया। कौन सा वाला, कि हो सकता है ना तो फर्स्ट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, ना सेकंड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, ना ही उन आर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से भी कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ। मतलब ओवरऑल कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं। इसके लिए इस पूरे आंसर में से मुझे एक वन क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू टू की पावर r माइनस वन। तो अब हम 9th पॉइंट पर आ जाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ 2 and 3। 1 से 200 में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2 और 3 में से एटलीस्ट किसी एक के मल्टीपल्स है। मतलब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ केसेस फॉर 2 यूनियन 3। यूनियन का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स जो 2 और 3 में से एटलीस्ट किसी एक के तो मल्टीपल हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि 1 से 200 में ऐसे कितने नंबर्स है जो 2 के मल्टीपल है। फिर ये पता कर लेते हैं कि 1 से 200 में ऐसे कितने नंबर्स है जो कि 3 के मल्टीपल्स है। अब हो सकता है कि कुछ नंबर्स ऐसे हो जो कि 2 के भी मल्टीपल्स हो और 3 के भी मल्टीपल्स हो, यानी कि वो नंबर्स 2 में भी काउंट हो गए और 3 में भी काउंट हो गए। तो वो नंबर्स जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स है वो 2 के मल्टीपल्स में भी काउंट हो गए हैं और 3 के मल्टीपल्स में भी काउंट हो गए, यानी कि वो केसेस डबल काउंट हो गए। तो उनको एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी कि मुझे अब उन केसेस को एक बार माइनस करना पड़ेगा जिसमें वो नंबर्स आते हैं 1 और 200 के बीच के जो 2 के भी मल्टीपल्स है और 3 के भी मल्टीपल्स है। देयरफॉर मेरा आंसर कितना हो गया, 133। यानी कि नंबर ऑफ केसेस फॉर ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल ऑकर इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ केसेस ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इन विच बोथ ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ 2, 3 and 5। मतलब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ केसेस फॉर 2 यूनियन 3 यूनियन 5। मतलब वो केसेस जिसमें नंबर 2, 3 and 5 में से एटलीस्ट किसी एक का तो मल्टीपल हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले वो नंबर्स काउंट कर लेता हूँ जो कि 2 के मल्टीपल्स है। देन मैं उन नंबर्स को काउंट कर लेता हूँ जो 3 के मल्टीपल्स है। एंड देन उन नंबर्स को काउंट कर लेता हूँ जो कि 5 के मल्टीपल्स है। अब 1 to 200 में कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि वो 2 में भी काउंट हो गए और 3 में भी काउंट हो गए। तो उन नंबर्स को या उन केसेस को मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ होगा, उन केसेस या उन नंबर्स के साथ जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स है, और ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ होगा, उन नंबर्स के साथ जो 2 और 5 दोनों के मल्टीपल है। तो मुझे
वो नंबर्स जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स है उनको भी एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। और वो नंबर्स जो 5 और 2 दोनों के मल्टीपल्स है उनको भी एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन 1 से 200 के बीच में कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो 2, 3 एंड 5 तीनों के मल्टीपल्स होंगे। तो जब हमने 2 के मल्टीपल्स काउंट किए तब वो काउंट हुए, जब हमने 3 के मल्टीपल्स काउंट किए तब भी वो काउंट हुए, और जब हमने 5 के मल्टीपल्स काउंट किए तब भी वो काउंट हुए। फिर जब हमने वो नंबर्स हटा दिए या वो केसेस हटा दिए जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल है तब वो हट गए। जब हमने वो केसेस या वो नंबर्स हटा दिए जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल है तब भी वो हट गए। और जब हमने वो केसेस हटा दिए जब नंबर्स 5 और 2 दोनों के मल्टीपल्स है तब भी वो हट गए। इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर्स जो 2, 3 एंड 5 तीनों के मल्टीपल्स है उनको आपने ऐड कितनी बार किया, 3 बार, 2 में, 3 में और 5 में। और सपरेट कितनी बार किया, 3 बार, 2 एंड 3 में, 3 एंड 5 में एंड 5 एंड 2 में। मतलब आपने उन केसेस या उन नंबर्स को 3 बार ऐड किया और 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यानी कि वो केसेस अभी तक ऐड ही नहीं हुए। और अगर वो केसेस अभी तक ऐड ही नहीं हुए हैं तो अब मुझे एक बार उन केसेस या उन नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा जो 2, 3 एंड 5 तीनों के मल्टीपल्स है। देयरफॉर n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5 कितना हो जाएगा, 146। यानी कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c ए बी सी में से एटलीस्ट किसी एक के होने के टोटल तरीके क्या होते हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। यानी कि किसी भी एक के होने के तरीके हमें क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन है। इट मीन्स किन्हीं भी दो के साथ में होने के सारे तरीके उसमें से क्या करने पड़ेंगे, माइनस, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और तीनों के साथ में होने के तरीके एक बार हमें वापस से क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। अब मान लो कल को कोई हमसे ये पूछ ले, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ 2, 3, 5 एंड 7। यानी कि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ केसेस फॉर 2 यूनियन 3 यूनियन 5 यूनियन 7। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें किसी भी एक के होने के सारे केसेस क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। देन किन्हीं भी दो के साथ में होने वाले केसेस क्या करने पड़ेंगे, एक एक बार सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये सब डबल काउंट हो गए हैं। और किन्हीं भी 3 के साथ में होने के केसेस वापस से क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये जितनी बार ऐड हुए थे उतनी बार सब्ट्रैक्ट भी हो गए थे। लेकिन इन सब चक्कर में उन केसेस का या उन नंबर्स का क्या हुआ जो 2, 3, 5 एंड 7 चारों के मल्टीपल्स थे। देखते हैं। अब वो नंबर्स जो 2, 3, 5 एंड 7 चारों के मल्टीपल्स है वो तब काउंट हुए जब हम किसी एक का मल्टीपल ले रहे थे, तब भी काउंट हुए जब हम किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीपल ले रहे थे, और तब भी काउंट हुए जब हम किन्हीं भी 3 नंबर्स के मल्टीपल ले रहे थे। यानी कि वो केसेस या वो नंबर्स जो 2, 3, 5 एंड 7 चारों के मल्टीपल्स है उनको हमने ऐड कितनी बार किया, 4 बार। फिर सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया, 6 बार। और फिर वापस ऐड कितनी बार किया, 4 बार। यानी कि वो नंबर्स जो कि चारों के मल्टीपल्स है उनको अभी तक हमने 8 बार ऐड किया है और 6 बार सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि अभी भी वो डबल काउंटेड है। तो फिर हमें उन केसेस को भी एक बार वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5 यूनियन 7 फाइनली कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। यानी कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c यूनियन d मतलब 4 में से एटलीस्ट किसी एक के होने के टोटल तरीके हमें चाहिए। तो हमें सबसे पहले किसी सिंगल इवेंट के होने के सारे तरीकों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देन
उनमें से किन्हीं भी दो के साथ में होने के सारे तरीकों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन उनमें से किन्हीं भी तीन के साथ में होने के सारे तरीकों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और उनमें से किन्हीं भी चार के साथ में होने के तरीकों को वापस से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। That is why it is known as principle of inclusion and exclusion, कि जब आपने सिंगल इवेंट के सारे केसेस लिए तो किन्हीं भी दो के होने के केसेस ज़्यादा हो गए। जब आपने किन्हीं भी दो के साथ में होने के केसेस सब्ट्रैक्ट करे तो किन्हीं भी तीन के साथ में होने के केसेस कम हो गए। जब आपने किन्हीं भी तीन के साथ में होने के केसेस ऐड किए तो किन्हीं भी चार के साथ में होने के केसेस ज़्यादा हो गए। तो आपको क्या करना पड़ता है, इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न, इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न। कब तक, जब तक कि आप आखिरी तक सारी पॉसिबिलिटीज़ को एडजस्ट ना कर दो। ठीक है, तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न के जनरल स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ जनरल स्टेटमेंट, कि n इवेंट्स में से एटलीस्ट किसी भी एक के होने के टोटल तरीके कितने होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इवेंट के होने के सारे केसेस ऐड करने पड़ेंगे। देन किन्हीं भी दो के साथ में होने के सारे केसेस सब्ट्रैक्ट करने होंगे। देन किन्हीं भी तीन के साथ में होने के सारे केसेस ऐड करने पड़ेंगे एंड सो ऑन, तब तक जब तक कि हम इंटरसेक्शन ऑफ ऑल तक ना आ जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल वाला जो केस है वो प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि जो साइन है वो तो अल्टरनेटली चेंज हो रही है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि जब हमारे पास दो इवेंट्स थे तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन माइनस था, जब तीन इवेंट्स थे तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन प्लस था, और जब चार इवेंट्स थे तब लास्ट वाला एक्सप्रेशन माइनस था। इसका मतलब जब भी नंबर ऑफ इवेंट्स इवन होते हैं तो लास्ट एक्सप्रेशन में माइनस आता है, और जब भी नंबर ऑफ इवेंट्स ऑड होते हैं तो लास्ट एक्सप्रेशन में प्लस आता है। तो हम एक काम करते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन में -1 की पावर n-1 रख देते हैं। तो जब भी n इवन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब भी n ऑड होगा तो ये प्लस हो जाएगा।